एक ग्लोबल पावर कंट्री को कैसा होना चाहिए? वेल ऑफ कोर्स ऐसा तो होना ही चाहिए जो एजुकेशन में आगे हो, हेल्थ सेक्टर में उसकी अच्छी खासी पकड़ हो, यहाँ तक कि लोगों को क्वालिटी फूड देने में भी आगे हो। जाहिर है कि भारत इन सभी सेक्टर्स में आगे, तभी तो जब भी एशिया में भारत को गिना जाता है साहब, तो सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था में उसका नाम जरूर आता है। लेकिन क्या वो इतना आगे है कि रहने के लिए एशिया में बेस्ट प्लेस भी साबित हो? चलो इतना दूर क्यों जाना, कंपैरिजन बांग्लादेश और नेपाल से ही कर लेते हैं। क्या भारत हर पैमानों में इनसे आगे है? आखिर भारत के साथ मसला क्या है? जियोपॉलिटिकली विश्व गुरु दिखने वाला भारत नेपाल और बांग्लादेश से आगे है, या पर्दे के पीछे की सच्चाई कुछ और ही है? एक टॉप क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, हायर लिटरेसी रेट और बेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटी किसी भी देश के डेवलपमेंट को देखने के लिए इन्हीं फैक्टर्स को देखा जाता है। एंड नो डाउट इन फैक्टर्स पर भारत सबसे आगे है। एक बेहतर जीडीपी, अच्छी डिफेंस एंड सिक्योरिटी और सबसे बड़ी ग्रोइंग इकोनॉमी भारत के पास है। लेकिन भारत रहने के लिए अपने पड़ोसी देशों से अच्छा है या नहीं? इन सवालों के जवाब हमें किताब अनइक्वल व्हाई इंडिया लैग्स बिहाइंड इट्स नेबर्स में कुछ और ही मिलते हैं। दरअसल ये किताब बताती है साहब कि जब भी डेवलपमेंट और रहने के लिए अच्छे शहरों की बात होती है तो कंपैरिजन भारत और चीन होता है। अब ये एक तरह से सही भी है, क्योंकि ज्योग्राफी और पॉपुलेशन के मामले में दोनों एक जैसे हैं। लेकिन भारत का यही कंपैरिजन जब उसके पड़ोसी देशों से किया जाता है तो ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि नेपाल और बांग्लादेश की ज्योग्राफी और पॉपुलेशन भारत की आधी भी नहीं है। इसलिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फर्टिलिटी, इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट, सैनिटेशन, स्कूल में बच्चों के एडमिशंस और जेंडर इक्वालिटी के पैरामीटर्स को भी देखना होता है। और इन पैरामीटर्स पर कहीं ना कहीं बांग्लादेश भारत को काफी पहले पीछे छोड़ देता है। हालांकि सुनने में ये बात बड़ी अटपटी और झूठी लगती है, लेकिन ये किताब कहती है कि दोनों देशों के बढ़ते इस डिफरेंस के लिए उनकी एनजीओ जिम्मेदार हैं। कहते हैं कि बांग्लादेश में एनजीओज बेहतर काम कर रही हैं और स्वास्थ्य के मामले में सरकार ने दमदार कदम भी उठाए हैं। हालांकि हिंदुस्तान की आबादी बांग्लादेश की तुलना में 8 गुना ज्यादा है और नेपाल की तुलना में 47 गुना ज्यादा। ऐसे में मुल्क से मुल्क की तुलना करने के लिए HDI इंडेक्स का सहारा लिया जाता है। और अगर हम भी भारत के सभी पड़ोसी देशों के HDI पर गौर करें तो समझ में आता है साहब कि इसमें श्रीलंका और मालदीव सबसे आगे और पाकिस्तान सबसे पीछे। इस पैमाने पर नेपाल भी भारत से पीछे है, लेकिन HDI स्कोर और इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों पैमानों पर बांग्लादेश भारत से आगे निकल चुका है। यही नहीं, 1990 के बाद से नेपाल और बांग्लादेश का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स स्कोर भारत की तुलना में ज्यादा अच्छा रहा है। इसमें भी खासकर अगर साउथ इंडियन स्टेट्स की बात करें तो यहाँ के राज्यों का प्रदर्शन इंडिया के बाकी स्टेट से काफी बेहतर है, खासतौर पर केरल का जो सबसे आगे है और इसकी तुलना थाईलैंड और ब्राजील से की जाती है। लेकिन इसके मुकाबले बिहार, यूपी और झारखंड ऐसे राज्य हैं जिनका HDI काफी कम है और यही भारत का ओवरऑल HDI गिराते हैं। वैसे HDI के अलावा एक और इंडेक्स है जो रियलिटी बताता है कि पॉवर्टी, एजुकेशन और सर्विसेज में कौन सा देश बेहतर है। इस इंडेक्स को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI कहा जाता है। और अगर इसके स्टेटस पर नजर डालें तो 2021 में जारी MPI में बांग्लादेश और नेपाल भारत से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जबकि हमारा देश काफी पीछे रहा है। हालांकि साल 2022 और 23 में भारत का MPI स्कोर ज्यादा रहा, लेकिन इसका रीजन ये बताया जाता है कि उसने अपना डेमोग्राफिक डेटा अपडेट किया था, जबकि दोनों पड़ोसी देश ऐसा नहीं करते, इसलिए भारत इन स्टैट्स में आगे दिखाई दिया। कुल मिलाकर इस किताब के हिसाब से भारत भले ही डेवलपमेंट और ग्रोथ में आगे दिखाई देता है, लेकिन एरिया साइज के हिसाब से कंपैरिजन करें तो नेपाल भारत से बेहतर जगह है। और इस सिचुएशन को सपोर्ट करने के लिए आंकड़ों पर नजर डालें तो वो भी हमें ये बताते हैं कि एरिया में कम होने के बाद भी नेपाल का वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा बेहतर है, जबकि भारत में 10% अमीरों के पास 80% से भी ज्यादा वेल्थ है। इसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की साल 2020 की रिपोर्ट में भी ये बताया जाता है कि 2020 में बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति GDP 1887.97 अमेरिकी डॉलर थी, जबकि भारत की प्रति व्यक्ति GDP 1877 अमेरिकी डॉलर थी। साल 2023 में भी इकोनॉमिस्ट और कई सोशल इंडिकेटर्स का कहना था कि बांग्लादेश और नेपाल को जिस तरह से आगे दिखाया गया है उससे तो यही साबित होता है कि हेल्थ, वाटर एंड सैनिटेशन, पर्सनल सेफ्टी, एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी और टॉलरेंस जैसे मुद्दों में ये देश भारत से कई आगे। हालांकि भारत एक बड़ा देश जरूर है और इसमें सुप्रीम पावर बनने की एक बड़ी पोटेंशियल है, लेकिन अभी उसे कई पैरामीटर्स पर काम करना जरूरी है, जिस पर बांग्लादेश और नेपाल पहले से बेहतर कर रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर यह भी उठता है साहब कि आखिर
भारत के साथ मसला क्या है, आखिर वो क्यों पीछे छूट रहा है? ऐसा होने के सोशल इकोनॉमिकल रीजंस हैं, जिसमें सबसे बड़ा तो जातीय भेदभाव है। भारत में जाति के कारण से होने वाले भेदभाव की बात करें तो कई हिस्सों में ये आज भी देखा जाता है और यही भेदभाव हर तरह की असमानता को हवा देता है। फिर चाहे बात आमदनी की हो या लिंग, क्षेत्र और भाषा की, ये असमानताएं आपस में एक दूसरे को बढ़ाती हैं और इसके चलते खाई और गहरी हो जाती है। लिहाजा जो सबसे अगड़ी जातियां हैं और दूसरे समूह हैं, वो तेजी से आगे बढ़ते रहते हैं। वहीं निचले पायदान पर पड़े लोग शिक्षा और स्वास्थ्य के सिस्टम के साथ फंसे रहते हैं, क्योंकि सिस्टम ठीक से काम नहीं करता और इसका असर कई सोशल एक्टिविटीज पर भी पड़ता है, क्योंकि एक बड़ी क्लास को वो अपॉर्चुनिटी और वेलफेयर सर्विसेज मिल ही नहीं पाती साहब, जो वो डिजर्व करते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बिहार है, जहां सबसे निचले तबके का हाल तो ट्रेजेडी जैसा है। ये बात बिहार की बेहद कम प्रति व्यक्ति आय और दूसरे सोशल इंडिकेटर से साफ झलकती है। कहते हैं इन्हीं सोशल इनइक्वालिटीज के कारण करोड़ों भारतीय बुनियादी अधिकारों की मांग नहीं कर पा रहे हैं। स्मॉल लेवल पर अगर आंगनबाड़ी का उदाहरण भी लें तो करीब 40% बच्चों, महिलाओं और बच्चों को दूध पिलाने वाली माओं को आंगनबाड़ी से खाने की कोई चीज नहीं मिल पाती। ऐसे में ऐसी सोशल इनइक्वालिटीज को खत्म करने के लिए सरकार ने अपना नेशनल MPI बनाया। इसके हिसाब से भारत में 3,70,00,000 लोग गरीब हैं। हालांकि जमीनी सच्चाई यही है कि 74% भारतीय हेल्दी डाइट का खर्चा नहीं उठा सकते। उनके लिए तो केवल बेसिक फैसिलिटी ही पूरी करना इतना बड़ा टास्क है कि वो कभी हेल्थ को सीरियसली ले ही नहीं पाते और केवल कुछ सीरियस प्रॉब्लम होने पर ही हॉस्पिटल का रुख करते हैं। एक और इंडिकेटर, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के आंकड़ों को देखें तो वहां भी नेपाल और बांग्लादेश के लोग भारत से ज्यादा खुश दिखाई देते हैं। यहाँ तो कि पाकिस्तानी भी इस मामले में आगे हैं। साल 2015 के बाद से तो भारत दुनिया के 15 सबसे नाखुश देशों में शुमार है। दूसरी ओर गुरिल्ला युद्ध खत्म होने के बाद जो टॉप 20 देश खुशी के मामले में तेजी से तरक्की कर रहे हैं, उनमें नेपाल भी है। भारत आगे है, लेकिन महिलाओं के साथ असमानता के मामले में जन्म के साथ ही यही असमानता शुरू हो जाती है। हिंदुस्तान उन चंद विकासशील मुल्कों में है साहब, जहां कामकाजी महिलाओं का प्रतिशत कम हो गया है। स्वाति नारायण ने जो आंकड़ा पेश किया है उसके मुताबिक 1990 के देश में 30% महिलाएं कामकाजी थीं। 2021 में ये डेटा गिरकर 19% हो गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ओर से जारी 2023 ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत को नीचे से 20वां स्थान मिला था। कुल मिलाकर आंकड़े तो यही बताते हैं कि दक्षिण एशिया में भारत सबसे आगे नहीं है, बल्कि बहुत पीछे। जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स से लेकर हेल्थ केयर एक्सेस एंड क्वालिटी इंडेक्स तक में दूसरे देश आगे हैं भारत से। यहाँ तक कि कई मामलों में श्रीलंका, मालदीव और भूटान ने भी भारत को पछाड़ दिया है। मीडिया में अक्सर भारत और पाकिस्तान की तुलना होती है, जबकि इन दोनों की कोई तुलना है ही नहीं। पाकिस्तान अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहा है, वहीं भारत की ओर सभी की नजरें लगी हैं। ऐसे में एक ही पैमाने को लेकर दोनों मुल्कों की बात करना भी बेकार है। बात करनी है तो उन पड़ोसियों की हो जो आकार में बहुत छोटे होने के बावजूद काम बड़े कर रहे हैं, और इसमें नाम नेपाल और बांग्लादेश का आता है। नेपाल का केस देखें तो इस राज्य का एक बड़ा हिस्सा पहाड़ी लैंडस्केप है। भारत की तरह यहाँ भी हिंदू रहते हैं और कास्टिसिज्म यहाँ भी देखने को मिलता है, लेकिन इनकी जातिगत संरचना और संस्कृति काफी अलग है। यहाँ ट्राइबल और अपर कास्ट आबादी ज्यादा है। इसमें नेपाल को भारत के मुकाबले तेजी से बढ़ने में ज्यादा मदद मिलती है और इसीलिए HDI इंडेक्स में ये भारत से बेहतर करते दिखते हैं। मगर इसका मतलब भी नहीं है साहब कि भारत नेपाल और बांग्लादेश से पूरी तरह पिछड़ा हुआ है। इंडेक्स को छोड़कर अगर ग्राउंड रियलिटी देखें तो भारत से नेपाल और बांग्लादेश में माइग्रेट होने वाले लोगों की आबादी आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। लेकिन इसके ऑपोजिट नेपाल और बांग्लादेश से इलीगल भारत आने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। अक्सर रोजगार, बेहतर सुविधाओं की तलाश में ये लोग भारत में दाखिल होते हैं। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो नेपालियों का भारत में माइग्रेशन 19वीं सेंचुरी में होना शुरू हुआ था और तब ये चाय के बगान में काम करने के लिए भारत आते थे, और आज भी हर साल 70,000 से ज्यादा बच्चे काम की तलाश में भारत आते हैं, और इसमें से भी केवल 9% ऐसे हैं जो अच्छी एजुकेशन का ख्वाब पूरा करने के लिए भारत का रुख करते हैं, वरना ज्यादातर बच्चे यहाँ पार्ट टाइम जॉब तलाश कर अपना काम चला ही लेते हैं। वहीं बात करें बांग्लादेश की तो यहीं से भारत आने वाले लोगों का आंकड़ा तो नेपाल से भी 2 गुना है। आंकड़े बताते हैं कि हर साल 2.3 लाख बांग्लादेशी भारत का रुख करते हैं। इनमें से तो कई ऐसे हैं जो माइग्रेंट रजिस्टर्ड नहीं है, फिर भी इनके पास न केवल आधार कार्ड है बल्कि ये वोटर ID बनाकर भी यहाँ रह रहे हैं।
ऐसे में ये कहना कि नेपाल बांग्लादेश रहने के लिए अच्छा या केवल एक मिथ नजर आता है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो शायद इतनी भारी संख्या में ये लोग देश छोड़कर भारत ना आ रहे होते। और आने के बाद भी उनका हमेशा के लिए यहाँ बस जाना दिखाता है कि केवल एक रिपोर्ट के भरोसे पड़ोसी देश को बेहतर मान लेना सही नहीं है। ये रिपोर्ट केवल तब जायज कहलाई जा सकती है जब आंकड़े और ग्राउंड रियलिटी के बीच का फर्क खत्म हो और पड़ोसी देशों से आने वाले लोग यहाँ रोजगार ढूंढने के बजाय अपने देश में ऐसी अपॉर्चुनिटीज पा सके। तब न केवल आंकड़े सही होंगे बल्कि भारत के रिसोर्सेज पर पड़ने वाला जो प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा और कम आबादी के साथ भारत के ग्रो करने के चांस भी बढ़ जाएंगे। आज पॉपुलेशन में नंबर 1 पर आने की वजह से भी भारत में रोजगार एक बड़ी समस्या बन गई है। हमारे खुद के युवाओं के लिए अपॉर्चुनिटीज कम पड़ रही हैं और इस पर भी दूसरे देशों से माइग्रेटेड पॉपुलेशन का बर्डन इकोनॉमी पर पड़ रहा है। ऐसे में जाहिर है साहब कि जो रिसोर्सेज केवल अपने देश के सिटीजन्स के लिए वो ज्यादा लोगों में बट रहे हैं और पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और हेल्थ केयर अवेलेबिलिटी में एक बड़ा क्राइसिस देखने को मिल रहा है। गवर्नमेंट के कई इनिशिएटिव्स के बाद भी जो सर्विसेज जल्दी लोगों तक पहुंचनी चाहिए उसमें वक्त लग रहा है और इसलिए हमारा देश कई पैरामीटर्स पर दूसरे देशों से पिछड़ा हुआ सा नजर आता है। अब इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको ऐसे ही टॉपिक पर और भी वीडियोस चाहिए तो वो भी बता दें। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द हाजिर होंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।